आखिर ऐसा क्या है कि हर कंट्री अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना चाहता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर की अगर बात की जाए तो जिसमें रशिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों कंट्री ना ही मिलिट्री में पावरफुल हैं बल्कि ये कंट्री इकोनॉमी में भी सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं और ये तीनों कंट्री टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे रहते हैं। रईस टीवी में आप सबका खुशामदीद। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि इतना पावर होने के बाद भी अफगानिस्तान जैसे कमज़ोर और छोटे मुल्क से बार बार हार चुकी है। आखिर वो क्या राज हैं अफगानिस्तान में और ऐसी क्या ताकत है कि हर कोई यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन उल्टे पांव से भागना पड़ता है। और सबसे बढ़ के ये बात है कि इतनी पावरफुल कंट्रीज़ का इंटरेस्ट क्या था आखिर अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान ने ज़्यादातर अरसा गैर मुल्की ताकतों से जंगें लड़ने में गुजारा है। अफगानिस्तान पे कब्जा जमाने की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो 2500 साल पहले 522 बीसी में पर्शियंस ने यहाँ पे हमला किया था कब्जा जमाने के लिए, लेकिन अगर उनको भी देखें तो वो भी 2 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर पाए अफगानिस्तान के ऊपर। फिर उसके बाद 331 बीसी में अलेक्जेंडर, जिसने आधी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था, इसने भी अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, पर ये भी 7 सालों से ज़्यादा नहीं रह पाए अफगानिस्तान में। मंगोल एम्पायर, सिख एम्पायर, मुग़ल एम्पायर, इन्होंने भी अलग अलग वक्त पे अफगानिस्तान पे हमला किया था, लेकिन सिर्फ मंगोल ही यहाँ पे 2 साल हुकूमत कर पाया और सिख एम्पायर, मुग़ल एम्पायर एक एक साल ही यहाँ पे रह पाए। और फिर जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पे हमला करना चाहा, आज के म्यांमार से लेके बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन पे तो कब्जा कर लिया था और फिर इन्होंने 3 से 4 बार अफगानिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, हुकूमत करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। 1979 में सोवियत यूनियन ने, यानी कि आज का रशिया, इसने भी अफगानिस्तान पे हमला करने की कोशिश की थी। पूरे 9 साल तक अफगानिस्तान से जंग लड़ता रहा और इसे भी कोई कामयाबी ना मिल सकी और इसने भी यहाँ से चले जाने में भलाई समझी। और इन्हीं दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सिविल वॉर चल रही थी और इनको अफगानिस्तान की तरफ से हार मिलने पर सोवियत यूनियन का बहुत ही बुरा इंप्रेशन गया पूरी दुनिया पे और ये जंग खत्म हुए अभी 12 साल ही गुजरे थे कि 2001 में अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला कर दिया था। और हैरत की बात तो ये है कि इसमें अमेरिका ही नहीं, तमाम नेटो कंट्रीज ने मिलकर हमला किया था। एक तरफ यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड समेत 13 अलग अलग पावरफुल कंट्रीज थीं और यहीं पे दूसरी तरफ अफगानिस्तान अकेला ही इस जंग को लड़ रहा था। अफगानी तालिबान के खिलाफ ये जंग 20 साल तक चलती रही, लेकिन इनको भी कोई खास कामयाबी ना मिल सकी। लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई कि अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ से निकलने के लिए तालिबान के साथ डील साइन करनी पड़ी, जिसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि 20 साल इस जंग में अमेरिका सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर सिर्फ 15% ही कंट्रोल कर पाया था। अफगानिस्तान का टोटल एरिया फ्रांस से थोड़ा सा बड़ा है और इसकी पॉपुलेशन यूएस स्टेट के कैलिफोर्निया से भी कम है। यहीं पे एक चीज बहुत ही हैरान करती है, इतना छोटा सा मुल्क अपने से 10 गुना पावरफुल मुल्कों से कैसे जंगें लड़ता रहा। इसके कई सारे जवाबात हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान की बायोग्राफिकल लोकेशन में छुपा हुआ है। अफगानिस्तान कई अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, जिसमें उज़्बेक्स, ताजिक्स और पश्तून शामिल हैं। इसका पूरा बॉर्डर अफगानिस्तान ने नहीं बल्कि गैर मुल्की ताकतों ने बनाया था आज से 120 साल पहले। इस बॉर्डर की यहाँ पे रहने वाले ट्राइब्स की इनके सामने कोई भी हैसियत नहीं थी। अगर इसके सतरन बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे पश्तून कई 100 सालों से रहते आ रहे हैं, पर हकीकत तो ये है कि अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों से ज़्यादा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में रहते हैं। इन पश्तून की फैमिलीज आधी तो अफगानिस्तान में रहती है
और आधी पाकिस्तान में रहती है। और जब ब्रिटिश एम्पायर ने ये बॉर्डर डिफाइन किया था, पश्तूनों की इनके सामने कोई भी अहमियत नहीं थी। उनके लिए ये बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसे ही जैसे वो लोग बॉर्डर डिफाइन होने से पहले एक दूसरे से मिलने जाया करते थे, और वैसे ही वो लोग बॉर्डर के बाद जाया करते थे, क्योंकि इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से होके गुजरता है। इसलिए इस बॉर्डर का कंट्रोल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए ही बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। द डोरेंट लाइन के नाम से पहचाने जाने वाला ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कम से कम भी 300 स्पॉट्स ऐसे हैं जिसमें आसानी से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट्स की स्मगलिंग बहुत ही कॉमन है। और अफगानिस्तान में रहने वाले टेररिस्ट पाकिस्तान में बहुत ही आसानी से आते हैं और यहाँ से नए मिलिटेंट्स तैयार करके उन्हें वापस ले जाया जाता है अफगानिस्तान। इन्हीं सब बातों की वजह से द डोरेंट लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है। और अफगानिस्तान का अगर मैप देखा जाए तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर यहाँ पे किसी को ज़मीनी रास्ते से हमला करना हो तो उन्हें पड़ोसी मुल्कों की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे तैसे करके अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पहुँच भी जाएं तो हमलावरों को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रहे कि अफगानिस्तान बेशक कॉन्टिनेंट का सेंटर है और यहाँ की कम आबादी इन पहाड़ों की हार्श कंडीशन की वजह से ही है, और इनको हिंदू कश माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। ये रेंजेस इतनी ऊंची और इतनी खतरनाक हैं कि यहाँ सरवाइव करना और इनको क्रॉस करना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। ये आलीशान पहाड़ अफगानिस्तान के 70% एरिया को कवर करते हैं, और अगर पूरे कंट्री की बात की जाए तो 50% एरिया 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ियाँ अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल का काम देती हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के लिए तो बहुत ही अनजान है, लेकिन यहाँ के लोकल्स इन पहाड़ियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब सोवियत ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो मिलिटेंट्स इन पहाड़ों से छुपके पासेस से गुजरने वाले रशियन टैंक्स और ट्रूप्स पर हमला करके वापस उन पहाड़ियों की कार्स में छुप जाते थे, जहां उनको ढूंढना बहुत ही नामुमकिन होता था। कई बार तो मिलिटेंट्स पूरे पासेस और रोडों को उड़ा देते थे, जिससे रशियंस कई महीनों तक आगे बढ़ नहीं पाते थे। हिंदू कश माउंटेन रेंज जहां हमलावरों को रोकती है, वहीं इनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक गुड्स और सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ कई सारी वैलीज हैं जिनमें अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं। मुश्किल तरीन पहाड़ियों के रास्ते की वजह से ज़्यादातर ट्राइब्स का आपस में भी कनेक्शन नहीं हो पाता। इसकी एक वजह है, एक वैली से दूसरी वैली तक जाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी वजह से इन ट्राइब्स ने वैलीज में अपनी ही एक अलग दुनिया बना के रखी हुई है, और इनके अपने अपने कानून होते हैं और अपने ही तौर तरीके होते हैं। ज़्यादातर ट्राइब्स अपनी सिक्योरिटी खुद ही रखते हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज पर कंट्रोल नहीं कर सकती। यहीं से आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ही इन पे कंट्रोल नहीं कर सकती, बाहर से आने वाली ताकत इन पे कैसे कंट्रोल कर सकती है। 1979 में सोवियत मिलिट्री अफगान सिटी गोश्त में अपनी मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हो गई थी। ये बेस एक वैली में बनाई गई थी जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, और इसी ही चीज़ का फ़ायदा उठा के अफगान मिलिटेंट्स ने उस पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि ये मिलिटेंट्स ऊंची पोजीशन पे थे, इसी वजह से वो उन पे कंट्रोल कर सकते थे, और फिर उन्होंने वैलीज पे जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए, और इसी वजह से उनका सारा सप्लाई नेटवर्क टूट गया, और इसके बाद एयर सप्लाई पे ही सिर्फ डिपेंड करते थे। और यही चीज़ कोई लॉन्ग टाइम तो चलने वाली थी नहीं। अफगान मिलिटेंट्स का
کا یہ طریقہ کام کر گیا، جس کی وجہ سے سوویت کو وہاں سے نکلنا پڑا اپنی جان بچا کے۔ افغانی ملیٹنٹس کا صرف یہ طریقہ سوویت ملٹری کو ہرانے میں کام نہیں آیا۔ 2001 میں جب امریکہ نے یہاں پر قبضہ کرنا چاہا تو تمام نیٹو کنٹریز کی 1,30,000 فورس کو افغانستان میں بائی ایئر بھیجا گیا تھا، لیکن اتنی بڑی فورس کے لیے ریگولر سپلائی کوئی آسان سی بات نہیں تھی۔ ان کی ساری سپلائی کو جیسے کہ ٹینکس، ٹرکس، ان کو پاکستان کے خیبر پاس سے بھیجا جاتا تھا۔ افغان ملیٹنٹس کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ خیبر پاس یو ایس کے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اونچی پہاڑوں پر رہ کر ٹرکس کو اڑانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ 2009 میں خیبر پاس کے ایک بہت ہی نازک حصے کو اڑا دیا، اور جب ان کو امریکی فورسز کی طرف سے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور یہیں پر وہ بڑی آسانی سے پاکستان آتے بارڈر کراس کر کے اور نیٹو کنٹینرز کو خیبر پاس انٹر ہونے سے پہلے ہی جلا دیتے تھے۔ نیٹو فورسز نے افغانستان میں ٹیررسٹ کو ختم کرنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ کی ہیلپ لی تھی اور وہاں کے لوکلز کو بھی اپنی جنگ میں شامل کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو کئی مقامات پہ کامیابی بھی ملی، لیکن اگر پورے 20 سال کی جنگ کو دیکھا جائے تو امریکن صرف افغانستان کے پورے حصے میں صرف 15% ہی اپنا ہولڈ کر پائے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے افغانستان آپریشن میں $2.3 ٹریلین خرچ کر دیے۔ اگر اسی کو ہم ڈیوائیڈ کریں ایک دن پہ، امریکہ اپنے فورسز پہ ایک دن میں $300 ملین خرچ کیا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی جب 80% افغانستان پہ طالبان کا ہولڈ چل رہا تھا اور صرف 15% ہی امریکہ اسے کنٹرول کر رہا تھا، تو یہیں پہ یو ایس نے یہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ یہیں پہ ہم سب کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ افغانستان کی اتنی خطرناک پہاڑیاں اور ان میں موجود اتنی خطرناک غارز اور یہاں پہ آئسولیٹڈ ٹرائبل ایریاز کی وجہ سے غیر ملکی طاقتیں زیادہ عرصہ رک نہیں سکتی افغانستان کے اندر۔ لیکن ایک سوال پھر بھی موجود ہے کہ ہر کوئی افغانستان پہ کنٹرول کیوں کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کا جواب بھی ہمیں افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں ہی ملتا ہے۔ افغانستان ایک ایشیا کا سینٹر ہے جسے ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کو کنٹرول کیا جائے، اور یہیں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں جو بھی افغانستان پہ کنٹرول کرے گا تو وہ اس ریجن کے تمام کنٹریز کے لیے بہت ہی خاص ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی پاور کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو اور پھر یہیں پہ دوسری پاور افغانی ملیٹنٹس کو فنڈ کر کے اور ان کی ہیلپ کر کے اس پاور کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ اور یہیں پہ آپ کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت ہی انتظار رہے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن یہیں پہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔